शुरुआत सीएम योगी के सोनभद्र दौरे के साथ करते हैं। यहां वो जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही सीएम सोनभद्र को 500 करोड़ से ज्यादा की सौगात भी आज देने वाले हैं। सीएम का सोनभद्र का दौरा सियासी मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। ये दौरा केवल जन विश्वास यात्रा में शामिल होने भर का नहीं है, बल्कि सोनभद्र सुरक्षित सीट की सियासत से भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है। सोनभद्र में आज सीएम एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि यूपी की सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए बहुजन समाज पार्टी की नजर प्रदेश की सुरक्षित विधानसभा सीटों पर है। पिछले दिनों मायावती ने सुरक्षित सीटों को लेकर बड़ा ऐलान किया था, आपको याद होगा, जिसके तहत पिछले कई दिनों से बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा प्रदेश के सुरक्षित विधानसभा सीटों पर ही रैलियां और ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं और पार्टी के पक्ष में माहौल जुटाने में लगे हुए हैं। आपको ये भी हम बता दें कि सोनभद्र की 2 विधानसभाएं अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित सीटों में आती हैं और इसीलिए सीएम योगी का आज का सोनभद्र का दौरा सुरक्षित सीटों की राजनीति में भाजपा का अहम कदम माना जा रहा है। क्या कुछ होना है यहाँ पर, वो भी जानकारियां आपको हम लगातार दे रहे हैं। हाइलाइट्स क्या कुछ रहने वाली हैं आज सोनभद्र में। 4 विधानसभा सीटें हैं, आप समझिए यहाँ के गणित को भी, जिसमें से 2 विधानसभा की सीटें घोरावल और रॉबर्ट्सगंज सामान्य है, तो वहीं 2 विधानसभा सीटें उबरा और दुद्धी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। 2017 में भाजपा ने 4 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 1 सीट पर एनडीए गठबंधन की अपना दल ने जीत दर्ज की थी और इस तरह जिले की 4 विधानसभा सीटों को एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था। और एक बार फिर से चुनौती ये बड़ी है कि इसी जीत को 2017 वाली जीत को यहां पर दोहराना होगा 2022 में। सीएम का सोनभद्र का दौरा कब वो कहां जाएंगे, उनका पूरा कार्यक्रम क्या है, वो भी तफसील से आपको हम समझा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर लोगों से जुड़ेंगे भी। 1:55 पर हेलीपैड से हाइडल मैदान कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 से 3 बजे कई परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और जनसभाएं भी उनकी होनी है। 2 से 3 बजे का ये वक्त है। दोपहर 3:05 पर हाइडल मैदान से हेलीपैड रवाना हो जाएंगे। ये उनका आज का सोनभद्र का पूरा कार्यक्रम है। 3:10 पर हेलीपैड से लखनऊ रवाना हो जाएंगे। 3:10 का वक्त है जब लखनऊ उनकी वापसी होगी। 1:50 पर हेलीपैड हाइडल मैदान रॉबर्ट्सगंज पहुंचेंगे और उसके बाद लगातार सिलसिलेवार तरीके से उनके कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। कई योजनाओं की सौगात भी वो सोनभद्र को आज देने वाले हैं। लोकार्पण भी होगा, शिलान्यास भी होगा, जनसभाएं भी की जाएंगी। जनसभा में क्या कुछ कहते हैं, कैसे हुंकार भरते हैं, इस पर लगातार नजर है। अब सुरक्षित सीटों की ताकत कितनी है उत्तर प्रदेश की सियासत में, वो भी जरा आपको समझा देते हैं। जिसकी बढ़त उसकी ही सरकार। जी हाँ, 1991 का चुनाव आपको बता रहे हैं। 90 सीट, भाजपा को 53 सीट, सरकार भाजपा की बनी। 90 में से 53 सीटें बीजेपी के खाते में गई तो सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद 2007 के चुनाव की बात कीजिए, 89 सीट यहां पर और बसपा को 62 सीट मिली, सरकार बनी बसपा की। सुरक्षित सीट जिसके पास ज्यादा होती है सरकार उत्तर प्रदेश में उसी की ही बनती है। 2012 चुनाव की बात कर लीजिए, 85 सीटें सुरक्षित, जिसमें से समाजवादी पार्टी को 58 सीटें गईं और सरकार में आई समाजवादी पार्टी। इसके बाद आगे बढ़िए, पिछले चुनाव की बात कीजिए, 2017 चुनाव, 86 सीट सुरक्षित और भाजपा प्लस को 76 सीटें मिली और सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। और इस बार भी आप देख रहे हैं लगातार कोशिशें वहां पर हो रही हैं कि सुरक्षित सीटों को ज्यादा से ज्यादा अपनी झोली में किया जाए। 2017 के नतीजे आपको बताते हैं, सुरक्षित सीट 84 और भाजपा को 74, सपा को 7, बसपा को 2, निर्दलीय को 1। और इसके साथ ही 2017 के नतीजे क्या कुछ रहे सुरक्षित सीटों पर आप देखिए। भाजपा प्लस को 2 सीटें, सपा के खाते में 1 भी सीट नहीं आई, बसपा को 1 भी सीट नहीं आई, निर्दलीय के खाते में भी कुछ भी नहीं गया। ये 2017 के नतीजे आपको हम बता रहे हैं। अब लगातार देख रहे हैं क्योंकि सुरक्षित सीट कितनी अहम है हर पार्टी के लिए, वो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या फिर पिछली की सरकारों में रही हुई पार्टियां हो। बसपा की बात आप कर लीजिए, समाजवादी पार्टी की आप बात कर लीजिए, हर किसी की कोशिश ये होती है कि सुरक्षित सीट उनके पास आए तो सत्ता पर वो काबिज हो पाए। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं शैलेश के पास चलते हैं। शैलेश, आज सोनभद्र का ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का कितना अहम है, क्योंकि बार बार ये कोशिश ये की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जहां जहां पर सुरक्षित सीटें हैं वो सारी सीटें उनके झोली में आ जाए। आज भी पूरी कोशिश यही करते हुए दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
बिल्कुल, देखिए दीपा, जो सुरक्षित सीटें ये काफ़ी अहम रोल निभाती हैं चुनाव के नतीजों में। और जो आंकड़े अभी आपने भी अपने दर्शकों के सामने, हमारे दर्शकों के सामने रखे हैं, चाहे वो सपा की बात करें या भाजपा की बात करें, जो वर्तमान सरकार चल रही है, तो वो बताने के लिए काफ़ी है कि सुरक्षित सीटें कितनी अहम हो जाती हैं। और यही वजह है कि आप देखें, समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति के तहत इन सुरक्षित सीटों पर लगी हुई है। दूसरी तरफ अगर बसपा की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, जो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव है या कहिए पार्टी के जो दूसरे नंबर के व्यक्ति है नेक्स्ट बसपा सुप्रीमो मायावती, वो खुद सतीश चंद्र मिश्र जो है वो लगातार सुरक्षित सीटों को लेकर समीक्षा कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। और अब भाजपा की अगर बात करें तो देखिए, खुद मुख्यमंत्री मैदान में है। मुख्यमंत्री जो है वो इन सुरक्षित सीटों को लेकर लगातार जुटे हुए हैं और वहां पर उनके कार्यक्रम भी लग रहे हैं। और इसी कड़ी में आज का जो कार्यक्रम है सोनभद्र का, अगर बात करें वहां पर देखिए जन विश्वास यात्रा, जो निश्चित रूप से भाजपा की जो 6 यात्राएं शुरू हुई, निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी थी। उसी क्रम में अगर बात करते हैं तो जन विश्वास यात्रा और सुरक्षित सीटें एक साथ, दो चीजें वहां पर आप देख सकते हैं। तो सुरक्षित सीटों पर पूरा फोकस है, खुद मुख्यमंत्री भी उसमें लगे हुए हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं सुरक्षित सीटों के ऊपर जो तैयारी की जा रही है, वहां पर देखिए अगर बात करें जनता को अपनी तरफ लाना है, वोटर को लाना है, तो खाली वहां पर देखिए बाकी दलों के पास क्या है, वो ये है कि वर्तमान सरकार ने क्या नहीं किया। लेकिन सरकार की अगर बात करते हैं तो दो चीजें रहती हैं उनके पास, दो हथियार रहते हैं। पहला कि जब पिछली सरकारें रही तो उन्होंने वहां पर क्या नहीं किया और वर्तमान सरकार ने वहां के लिए क्या किया। तो इसी कड़ी में देखिए, जब यहाँ पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री तो देखिए सोनभद्र में 250 करोड़ रुपए का एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज योजना है उसके तहत इसका शिलान्यास है 250 करोड़ के इस मेडिकल कॉलेज का। दूसरी चीज, इसके अलावा 514 करोड़ की 79 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए तो निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात, इसके माध्यम से सरकार क्या कर रही है ये संदेश भी जाएगा। और जब जनसभा होगी तो विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि जब पिछली सरकारें रही, चाहे वो 2012 की बात की जाए तो चाहे 2007 की बात की जाए, तो उनके समय में इस क्षेत्र को लेकर क्या काम होना चाहिए था जो नहीं किया गया। तो निश्चित रूप से जो सत्ताधारी दल होता है पिछली सरकार की कमियां भी गिनाता है तो वो भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर फोकस है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जो सुरक्षित सीटें हैं उनको अपने पाले में लाया जा सके, ताकि जो आगे समीकरण है सीटों का, क्योंकि लक्ष्य देखिए तय कर लिया है पार्टी ने, 300 प्लस का लक्ष्य रखा है अपने लिए और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी जद्दोजहद जारी है। के पास ये बताने के लिए पूरा टाइम भी है, ये बताया भी जा रहा है कि सरकार ने क्या काम नहीं किए। लेकिन सरकार के पास, जैसे कि आपने भी कहा, कि दो चीजें हैं गिनाने के लिए। एक कि पिछली की सरकारों ने कोई काम अभी तक नहीं किया और जो काम अधूरे छोड़े गए, नहीं हुए, वो बीजेपी की सरकार ने करके दिखाए हैं। और बीजेपी के लिए चुनौती ये भी कि 2017 वाला जो परफॉर्म है वो दोबारा से करना होगा, परफॉर्मेंस को दोहराना होगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। आज सीएम योगी किस तरीके से यहाँ के लोगों को साधते हैं उस पर भी लगातार नजर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश आपका, पूरी जानकारी के लिए लगातार नजर बनाए रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकती है संसद की कार्यवाही, ये जानकारी मिल रही है। तय समय से एक दिन पहले स्थगित हो सकती है संसद की कार्यवाही। लगातार चल रहे हंगामे के चलते एक दिन पहले स्थगित हो सकती है संसद, ये जानकारी मिल रही है। संसद की कार्यवाही को तय समय से एक दिन पहले ही स्थगित किया जा सकता है। टेने को लेकर विपक्ष संसद में लगातार हंगामा कर रहा है, लामबंद है। विपक्ष जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर आक्रामक तरीके से सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहा है, उसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकती है संसद की कार्यवाही। आपने देखा पिछले दिनों लगातार जब कार्यवाही चली तो किस तरीके से विपक्षी दलों की तरफ से एक ही आवाज में एकजुटता के साथ सरकार को घेरा भी गया। बार बार ये कहा गया कि आखिर क्या वजह है, क्यों बर्खास्तगी नहीं हो रही है, क्यों नहीं इस्तीफा लिया जा रहा है, देरी क्यों हो रही है। अब इसी के चलते ये खबर सामने आ रही है कि तय समय से एक दिन पहले स्थगित हो सकती है संसद की कार्यवाही। टेने को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। अब टेने के मसले को लेकर विपक्ष है कि मानता नहीं। आपको कुछ डिटेल्स बताते हैं। आज खत्म हो सकता है सत्र। पहले 23 दिसंबर को खत्म होना था, ये डिसाइडेड था, एक दिन पहले खत्म हो रहा है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि विपक्ष का जो हंगामा है वही कारण यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और हंगामे की वजह से कार्यवाही प्रभावित भी हो रही है। टेने की बर्खास्तगी पर रोज हंगामा हो रहा है, काम नहीं हो पा रहे और मेंबर्स के निलंबन पर भी हंगामा वहां पर हो रहा है। टेने का मसला तो उठ रहा है लेकिन
लेकिन इसके अलावा जो सदस्यों के निलंबन का मसला है वो भी हंगामे की वजह बन रहा है। अब थार वाली तकरार क्या है, संसद में आर पार क्या है, वो भी आपको समझाते हैं। टेनी को हटाने की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष, गांधी प्रतिमा के सामने धरना देगा विपक्ष। ऐसी भी जानकारी है कि गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया जाएगा। धरने की अगुवाई सोनिया गांधी करेंगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। कल विपक्ष ने विजय चौक तक मार्च निकाला था, वो तस्वीरें भी सामने आई थी। विपक्ष का सरकार पर मनमानी का आरोप है। राहुल ने कहा जब तक इस्तीफा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कल भी राहुल गांधी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जब तक टेनी का इस्तीफा नहीं होगा तब तक इस मुद्दे को हम छोड़ने वाले हैं नहीं। अब इसी पर दिल्ली से अधिक जानकारियों के साथ अविनाश जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। अविनाश, तय समय से एक दिन पहले जानकारी ये मिल रही है कि संसद की कार्यवाही को स्थगित किया जा सकता है और वजह है विपक्ष का हंगामा। देखिए दीपा, अगर बात करें तो जिस तरीके से पिछले शुक्रवार से लगातार विपक्ष अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को और लखीमपुरी खान को लेकर के सदन में चर्चा चाहता है, इसी के बाद से लगातार हंगामा कर रहा है। अगर बात करें तो संसद का जो शीतकालीन सत्र है इसको 29 नवंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक के लिए तय किया गया था, लेकिन चूंकि आज 22 दिसंबर है और चूंकि पिछले शुक्रवार से ही लगातार हंगामा चल रहा है, ऐसे में आज सरकार लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर सकती है। जो जानकारी मिल रही है वो यही है, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और आज भी विपक्ष इस बात को लेकर सरकार के सामने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्थगन प्रस्ताव लाएगा कि अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की जाए और लखीमपुर खीरी कांड को लेकर के संसद के अंदर चर्चा की जाए, जिसमें सरकार जवाब दे। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर स्पष्ट तौर पे कुछ नहीं कहा है और पिछले 4 दिनों से अगर बात करें तो लगातार लोकसभा की जो कार्रवाई है, राज्यसभा की जो कार्रवाई है, वो इसी हंगामे के भेंट चढ़ रही है। आज जब इस तरीके से जब हंगामा होगा तो उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित किया जा सकता है, क्योंकि 1 फरवरी को बजट पेश होना है और 1 फरवरी 2022 को बजट से पहले फिर से एक बार सत्र बुलाया जाएगा, जहां पे फिर वो बजट सत्र पेश किया जाएगा और बजट में जो है जो देश की जो तमाम सारी आर्थिक गतिविधियां उसको प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन आज फिलहाल शीतकालीन सत्र को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि गांधी प्रतिमा के सामने अविनाश आज धरना भी दिया जाएगा, जिसकी अगुवाई खुद सोनिया गांधी करने वाली है आज। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को निलंबित किया गया है, जिसके बाद समूचा विपक्ष एकजुट है और इसको लेकर लगातार जो निलंबित सांसद हैं वो पिछले कई दिनों से गांधी प्रतिमा के सामने धरना दे रहे हैं, जिनके समर्थन में कई अन्य पार्टियों के सांसद भी आ रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार संसद भवन से लेकर के विजय चौक तक कई बार विपक्षी पार्टियों ने मार्च किया, जिसमें कल समूचा विपक्ष शामिल हुआ था और राहुल गांधी उस विपक्ष की मार्च को लीड करते हुए विजय चौक तक आए थे। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज भी तमाम सारे जो विपक्षी नेता हैं वो गांधी प्रतिमा के सामने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर भी यहाँ पे प्रदर्शन होगा, क्योंकि अगर बात करें तो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर अजय यहाँ पर उठाया जाएगा। एक तो जो सदस्य हैं उनके निलंबन का मसला भी गरमाया हुआ है और साथ ही टेनी के मसले को लेकर कांग्रेस पहले ही कह चुके हैं जब तक इस्तीफा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब देखिए, निलंबन पर संसद में संग्राम किस तरीके से हो रहा है उसकी भी हाइलाइट्स आपको बताते हैं। 29 नवंबर को शुरू हुआ सत्र, राज्यसभा में चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ और पहले दिन 12 सांसद निलंबित कर दिए गए। कांग्रेस के 6, शिवसेना के 2 सांसद निलंबित हुए, टीएमसी के भी 2, सीपीआई और सीपीएम के 1-1 सांसद को निलंबित कर दिया गया। निलंबन को लेकर विपक्ष लगातार लामबंद है, हंगामा कर रहा है। दोनों ही मसले किस तरीके से आज हंगामों के दौरान छाए रहते हैं उस पर लगातार नजर होगी। एक तो जो सांसदों का निलंबन कर दिया गया वो, और साथ ही टेनी की बर्खास्तगी, इस पर भी लगातार पल पल की जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। बहरहाल सपा नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी में आयकर विभाग ने सीज किए हैं 1 करोड़ 12 लाख रुपए। जी हाँ, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मऊ, मैनपुरी के साथ ही खबर यह है कि कोलकाता, बेंगलुरु, कर्नाटक और एनसीआर समेत 30 जगहों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई हुई और आयकर विभाग ने सिविल कंस्ट्रक्शन के कारोबार में करोड़ों रुपए के फर्जी खर्चों की गड़बड़ी पाई है। ये भी जानकारी मिल रही है। सपा नेताओं के ठिकानों से खाली बिल बुक्स मिले हैं, भारी मात्रा में स्टैंप मिले हैं, फर्जी सप्लाई के लिए साइन किए हुए चेक जब्त किए गए हैं। ये बड़ी खबर भी है। सपा नेता की एक कंपनी में 86 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति पाई गई है। फर्जी कंपनियों के जरिए 12 करोड़ रुपए के निवेश और आमदनी भी पाई गई है। एक सपा नेता की 11 करोड़ रुपए की फर्जी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट और 3.5 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियां चिन्हित की गई है।
पहले बार बार ये कहा गया कि कुछ हाथ नहीं लग रहा है आईटी के, लेकिन फिर भी आईटी के अधिकारी डटे हुए हैं अलग अलग ठिकानों में सपा नेताओं के। लेकिन अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है किस तरीके से आईटी आगे बढ़ती है, किस तरीके से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसी पर जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी शैलेश जुड़ चुके, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलती हूँ। शैलेश, अब देखिए किस किस के ठिकाने से क्या क्या मिला है, कोई डिटेल्स अभी तक बाहर आ पाई है क्या? हालांकि खुलासे तो बहुत हो रहे हैं कि यहाँ से ये मिला, वहाँ से वो मिला, लेकिन जिस नेता के घर पर आईटी के अधिकारी मौजूद थे वो कौन सा नेता है जिसके घर से करोड़ों रुपए सीज किए गए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी तफसील से मिल पाई? देखिए, आयकर विभाग ने अभी जो जानकारी साझा की है उसमें नेताओं के नाम लेकर स्पेसिफिक ये नहीं बताया है कि किसके यहाँ से कितना क्या बरामदगी हुई, क्योंकि वो चीज़ें देखिए अभी जांच में जब चलती हैं तो कॉन्फिडेंशियल रहती है, चीज़ों को छुपा कर रखा जाता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल कार्रवाई यानी जो टोटल कार्रवाई हुई है उसकी बात करते हैं तो करीब 244 करोड़ रुपए की गड़बड़ी मिली है अब तक आयकर विभाग को, जो आयकर विभाग से जानकारी सामने आई है। तो एक बड़ी रकम है जिसमें गड़बड़ी मिली है। और ये छापों की बात करें तो यूपी, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, 4 जगह पर 30 ठिकानों पर पूरी ये छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। अगर कैश की बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा नगद की बरामदगी की बात सामने आई। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो 86 करोड़ रुपए की जो आय है वो अघोषित आय अब तक सामने आ चुकी है। हालांकि जो ये आय सामने आई है उसमें से 68 करोड़ की बात एक ने कबूल कर ली है और उसके ऊपर उसने कर देने का प्रस्ताव भी सामने रखा है। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो देखिए 26 करोड़ रुपए का जो खेल सामने निकल कर आया है वो आया है मुखौटा कंपनियों के माध्यम से। मुखौटा कंपनियां यानी बोगस कंपनियां, फर्जी कंपनियां कह सकते हैं, उनके माध्यम से 26 करोड़ रुपए की हेराफेरी का गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका पूरी जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखेगा क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में शीतलहर का असर बढ़ता जा रहा है। बर्फीली हवाएं लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही हैं। बढ़ती सर्दी और बर्फीली हवाओं को देखते हुए सीएम योगी ने शासन को सख्त निर्देश दे दिए हैं। यूपी के लोगों को शीतलहर से बचाने के लिए पुराने रैन बसेरों में व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही नए रैन बसेरे बनाने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। साथ ही साथ नए रैन बसेरों के लिए धन भी उपलब्ध करा दिया गया है। सीएम योगी ने यूपी के हर जिले में गरीबों को सर्दी से बचाने के लिए अलाव जलाने और कंबल बांटने के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। योगी सरकार शीतलहर से किसी गरीब की जान ना जाने पाए, इसके लिए पहले से व्यवस्था को चाक चौबंद करने में लगातार जुटी है और इसके लिए सरकार ने प्रदेश भर में जिम्मेदार संस्थाओं को पर्याप्त धनराशि देकर रैन बसेरे बनाने के काम में तेजी लाती है। सरकार की मंशा साफ है कि जगह जगह रैन बसेरे बनाकर शीतलहर से निराश्रित, अक्षम और गरीबों को शरण दी जा सके। सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि रैन बसेरे में साफ सफाई करने के साथ ही किसी तरह के अवैध कब्जे ना होने पाए। और सीएम ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लखनऊ से बड़ी खबर है। होमगार्ड मुख्यालय की महिला बैरक का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। लगातार महिला होमगार्ड्स के साथ होमगार्ड अधिकारी का डांस करते वीडियो वायरल हो रहा है। डांस कर रहा अधिकारी ब्लॉक ऑर्गेनाइजर बताया जा रहा है, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। होमगार्ड मुख्यालय में महिला होमगार्ड्स की ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग कर रही महिला होमगार्ड्स के साथ डांस कर रहा है अधिकारी। देखिए